गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको कल समझाया था समावेशन की अवधारणा का टॉपिक, आपको मैंने कल समझाया था। अब आज हमारा टॉपिक चलेगा समावेशन का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। तो ये समावेशन का महत्व है आज। तो मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में तो बताया था कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। समावेशी शिक्षा यानी जो विशिष्ट बालकों के साथ, यानी सामान्य और विशिष्ट बालकों को जब एक ही साथ शिक्षा दी जाती है तो वो तो समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने कई चीज़ों पर अध्ययन किया, जैसे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, सिद्धांतों, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आज समावेशन का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। ठीक है ना। तो हमें इसमें ये बताना है कि समावेशी शिक्षा, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा में यानी किसे कहते हैं, यानी जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं, अपाहिज बालक हैं, दिव्यांग हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, अक्षम बालक हैं, यानी ये सभी बालक जो होते हैं उन बच्चों को समावेशी शिक्षा में समावेशन की प्रक्रिया के प्रयासों को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी समावेशी की अवधारणा है यही, यानी समावेशन की जो प्रयास होते हैं, इनके प्रयासों को समावेश करना ही समावेशन कहलाता है। अब हमारा आज का टॉपिक है समावेशन का महत्व। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि वर्तमान समय में शिक्षा को कितना महत्व दिया जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार की नीतियाँ चली हैं, हमारी नीतियाँ वगैरह हैं, और शिक्षण विधियों में विद्यालय से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें इस शिक्षा प्रणाली में यानी समावेशी शिक्षा में, वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ ही हम विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाते हैं, यानी एक साथ उनको शिक्षण देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वो हमारी ये आज के टाइम में यानी वर्तमान समय में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है कि प्रत्येक बच्चे को, यानी इसमें जो है प्रत्येक बच्चों को आगे बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, और छात्र और शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित कई प्रकार की विद्यालय में कई प्रकार के, जैसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, समय की व्यवस्था करना, मूल्यांकन की व्यवस्था करना, बहुत सारी गतिविधियों की व्यवस्था करना, यानी ये सारा काम शिक्षक का होता है। तो शिक्षक इन सभी चीज़ों की व्यवस्था अपने विद्यालय में करता है, जिससे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है ना। तो फिर हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें कि और शिक्षकों को इन छात्रों के प्रति अपना व्यवहार इतना सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए कि जिससे बच्चे की त्रुटि होने पर उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे से गलतियां तो होती हैं, बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चे तो फिर भी बच्चे ही हैं। तो बच्चों की यानी छात्रों की कोई त्रुटि होने पर उसको प्रताड़ित नहीं करना, यानी प्रताड़ित न करते हुए उसकी त्रुटियों पर ध्यान देते हुए और उसकी त्रुटियों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इसकी क्या गलती हुई थी अभी, तो उन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये काम ही शिक्षक का ही है कि हम बच्चे को प्रताड़ित करेंगे तो बच्चा कल से आना बंद कर देगा, कि नहीं आएगा, कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे पढ़ने। तो इसलिए बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, यानी सिंपैथी। बच्चे के प्रति हर शिक्षक की सिंपैथी होनी चाहिए। भाई कभी कभी डांटना भी है तो समय पर डांट लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी सिंपैथी जरूरी है। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का। फिर उसी के अकॉर्डिंग छात्र का स्तर ऊंचा होगा, यानी छात्र प्रोग्रेस करेगा।
फिर अब हमारा इसके साथ साथ हमारा टॉपिक आता है बच्चों, फिर हमारा अब टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन, यानी राष्ट्र के विकास हेतु। राष्ट्र के विकास हेतु हमें समावेशी शिक्षा में क्या करना है? तो समावेशी शिक्षा में राष्ट्र के विकास हेतु काफ़ी प्रयास किया गया है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्र के विकास हेतु। यानी राष्ट्र का विकास संभव कैसे होगा? जब हमें पहले, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी राष्ट्र में साक्षरता कितनी है, हमारे राष्ट्र में साक्षरता कितनी है। यानी भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, ये तो आपको पता ही है। विविधता यानी इसमें अनेक वर्गों के, धर्मों के, जातियों के, लिंग के, हर प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो भारत में हर तरह के लोग, विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें हर तरह के लोग हैं, उनके विभिन्न वर्ग हैं, अलग अलग वर्गों के, धर्मों के, लिंगों के, जातियों के लोग हैं। तो हमें जो है उन सभी को समावेशी शिक्षा में प्रेरित करना है और उन्हें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी है, जिससे किसी में कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और फिर दूसरी बात ये, फिर हमें ये देखना है कि हमारे राष्ट्र में साक्षरता कितनी है, यानी सभी साक्षर हैं या नहीं। तो हमें उन्हें आगे बढ़ाना है कि आप भी आइए, यानी सबको हमें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है कि आप भी आइए, आप भी चलें, यानी उनको हमें आगे बढ़ाना है। और जब वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव है। यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा राष्ट्र का विकास कैसे होगा? असंभव है, यानी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो हमें प्रत्येक नागरिक को यही समझाना है कि शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना है कि भाई कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, तो जब पढ़ेंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास स्वयं भी होगा। तो इसीलिए ये इस टॉपिक में हमारा ये टॉपिक है राष्ट्र के विकास हेतु, है ना। तो जब सब पढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र का विकास स्वयं भी हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है शिक्षा की सर्वव्यापकता। शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता विकास हेतु। इसका मतलब क्या है? यानी इस पॉइंट को भी समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है, यानी इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सर्वव्यापकता यानी सभी जगह व्याप्त, शिक्षा को सभी जगह व्याप्त करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने ही बारे में सोचें, हमें सभी के बारे में सोचना है। राष्ट्र के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना है, जिससे हमारा राष्ट्र तरक्की करे, उन्नति के शिखर पर जाए। तो हमें सभी को प्रेरित करना है, यानी सर्वव्यापकता, यानी सभी जगह शिक्षा का प्रचार करना है, प्रसार करना है, जिससे सभी जगह शिक्षा फैले, शिक्षा का प्रसार हो कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके, यानी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। और सार्वभौमिकता यानी सभी जगह का मतलब है जैसे गांव-गांव में जाकर हमें गांव-गांव में आसपास के जो गांव हैं और आसपास बस्तियां हैं, नगर हैं, ढाणी जैसे सभी जगह घर में जाकर। और आजकल तो क्या वर्तमान समय में तो छोटे गांव हैं, वहाँ भी स्कूल खुल गए हैं बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, कि जिससे बच्चा पढ़ाई करे, किसी को भी कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। स्कूल भी खुल गए हैं जगह पे, छोटे गांव में भी स्कूल खुल गए हैं। तो हमें घर जाकर ये मतलब कोशिश करनी है कि सभी को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करें। तो ये हो गया हमारा सार्वभौमिकता विकास हेतु। तभी तो हमारा सार्वभौमिक विकास होगा बच्चे के प्रति। तो जब हम अच्छी तरह से बच्चे का सब जगह बच्चों को हम प्रेरित करेंगे कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, आप लोग पढ़िए, तो तभी फिर सभी लोग आके अपने पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सार्वभौमिकता विकास हेतु। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता एवं सामाजिक विकास हेतु। इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है समावेशी के महत्व में, क्योंकि समावेशी शिक्षा की महत्वता हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। तो हमें सामाजिक समानता का मतलब क्या है? यानी सभी के प्रति समानता का व्यवहार हो शुरू से ही। जैसे मैंने अभी आपको बताया था
कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर अलग अलग लिंग है, अलग अलग यानी धर्म, जाति, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जाति, धर्म, वर्ग और लिंग और लैंगिक के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो उनको सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए और उनको विशिष्ट बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनमें कभी भेदभाव नहीं होगा। और यानी विद्यालय में और स्कूलों में हर तरह के बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी जाति लिंग आधार के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के बच्चे हों, तो वो सभी एक साथ आते हैं। तो वो किसी से ये मतलब नहीं रखते हैं कि ये किस जाति का है, कि ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है। बस वो तो केवल एक शिक्षार्थी होते हैं। उनका मतलब होता है कि हमें तो केवल शिक्षा ग्रहण करनी है। वो केवल शिक्षार्थी बनकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी यानी विद्या ग्रहण करने वाला। तो इसमें आते हैं, यानी वो तो केवल शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं। उनको किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमें क्या करना है, कि कौन सा बच्चा जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, उसको ये कुछ नहीं पता। वो तो केवल शिक्षा ग्रहण करने आया और शिक्षा ग्रहण जब करके अपने वापस जाएगा तो और आगे चलकर वही बच्चा समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकेगा और समाज के प्रति और देश के प्रति उसके मन में काफ़ी उत्सुकता होगी और वो कभी भेदभाव नहीं करेगा। यानी सामाजिक समानता, सामाजिक समानता यानी समाज में सबके प्रति समानता होनी चाहिए, कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए शिक्षक का भी प्रमुख कर्तव्य यही है कि शिक्षक को भी कभी भी किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी समानता का व्यवहार ही करना चाहिए। जब शिक्षक ही समानता का व्यवहार करेगा तो बच्चे तो स्वयं ही करेंगे। तो बच्चे जब शिक्षक को देखेंगे तो शिक्षक को देखकर ही बच्चे का तो प्रथम गुरु पहले तो उसकी माँ होती है। माँ के बाद जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो वो शिक्षक ही होता है, उसका गुरु शिक्षक ही उसका गुरु होता है। तो यानी बच्चा शिक्षक को देख कर ही तो सीखता है। तो इसलिए सामाजिक समानता एवं सामाजिक विकास हेतु तभी तो हमारे समाज का विकास होगा। जब सभी के अंदर समानता का भाव होगा तभी तो हमारे सामाजिक विकास संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो समाज के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक को सभी के प्रति समानता का व्यवहार रखने और शिक्षक को बच्चों के प्रति यही समझाना चाहिए कि सभी समान हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों को यही प्रेरणा दी जाती है कि सभी समान हैं। इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना है, यानी समानता के प्रति, सामाजिक समानता के प्रति बच्चों को यही प्रेरित करना है कि सभी समान हैं, जिसे कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। जब वो भेदभाव नहीं करेगा तो आगे जाकर हमारा समाज का विकास तो निश्चित ही संभव है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बालक के व्यक्तिगत जीवन एवं जीवन के संपूर्ण पक्षों के विकास हेतु। ये हमारा अगला टॉपिक है, बालक के व्यक्तिगत जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन, यानी उसकी व्यक्तिगत लाइफ तो अलग होती है। यानी व्यक्तिगत लाइफ का मतलब होता है पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ के बारे में तो बच्चा स्वयं भी बता सकता है कि हमें क्या करना है, आगे चलकर हमें क्या बनना है, यानी उसकी रुचि किस चीज़ में है, अब ये हम उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब जैसे बच्चा जब 10th क्लास के बाद बच्चा 11th में आता है तो बच्चे की रुचि होती है कि हमें मैथ लेना है या हमें बायो लेना है या हमें आर्ट्स लेना है। तो ये बच्चे की रुचि के अनुसार ही तो होता है, हम उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। भाई बच्चे का जिसमें ये उसका अपना पर्सनल मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप अपना वही सब्जेक्ट चुनिए जो आपको पसंद हो। अब इसमें हम ज़बरदस्ती यदि करें फिर बच्चा आगे जाके इसमें असफल हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए तो पर्सनल लाइफ यानी बच्चे की ये अपनी ही व्यक्तिगत जीवन है, यानी पर्सनल लाइफ है कि उसको आगे जाके क्या बनना है, क्या करना है,
जिससे फिर उसके संपूर्ण पक्षों का विकास हो। और समाज में तो हमें आगे जाकर यही देखना है कि व्यक्तिगत जीवन का मतलब यही है कि वो क्या करना चाहता है, और जब हम उसे समावेशी रूप से शिक्षा देंगे तो वो जीवन के संपूर्ण पक्षों के विकास हेतु आगे अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। अपने जीवन में तरक्की तो जब ही करेगा जब वो किसी लायक बन जाएगा, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। यानी व्यक्तिगत जीवन एवं संपूर्ण पक्षों का विकास होगा, जो फिर बच्चा अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। यानी बच्चा अपने आप को उसको बेहतर लगेगा कि हाँ, हम जो अपने लाइफ में कर रहे हैं वो सही है। जब वो खुद ही समझदार हो जाता है तो वो अपने खुद ही उसी हिसाब से पढ़ाई करता है कि हमें क्या करना है, आगे जाके क्या बनना है, तो समाज में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है, और जिससे उसका जीवन के संपूर्ण पक्षों में विकास होता है, और वो इससे भी समाज की तरक्की होती है। यानी हमारे राष्ट्र का विकास होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सामान्य मानसिक विकास हेतु। यानी सामान्य मानसिक विकास हेतु, इसमें हमें क्या करना है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी को शिक्षा प्रदान करना है। यानी सामान्य बच्चों के साथ जब हम विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, यानी उनको अधिगम देते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उनका सामान्य मानसिक विकास स्वयं भी होता है कि हमें समावेशी शिक्षा में उन बच्चों को एक साथ शिक्षा कैसे दी जाए। तो हमें उन बच्चों की रुचियों के अनुसार ही सारी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, वो किस तरह का विषय पढ़ना चाहते हैं, क्या है। तो हमें बच्चों की प्रत्येक गतिविधि का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा, हम पढ़ा तो कुछ और रहे हैं, बच्चे की रुचि तो किसी और चीज़ में है, तो फिर बच्चा उसको ध्यान से समझ नहीं पाता। इसलिए हमें बच्चों की रुचियों पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों की रुचियों और गतिविधियों का ध्यान देते हुए हमें बच्चे को सामान्य रूप से पढ़ाना है, जिससे उसका सामान्य मानसिक विकास हो। यानी उसका मानसिक विकास होगा, मानसिक और शारीरिक विकास होगा, तभी तो वो कुछ कर सकता है बच्चा। और जब वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, हम पढ़ा रहे हैं, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेकार है। तो इसलिए उसे उसकी रुचि को देखते हुए भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो। जब वो बच्चा ठीक तरह से पढ़ेगा तभी तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। तो यानी समावेशी शिक्षा में मानसिक विकास, सामान्य मानसिक विकास की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु। संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु। अब यहाँ पर क्या है, हमारा संविधान ने क्या किया है? संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु भी समावेशी शिक्षा में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें संविधान ने, यानी सरकार द्वारा इतनी सारी नीतियां लागू हुई हैं, पढ़ाई से संबंधित नीतियां लागू की हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, नीतियां चलाई हैं, कार्यक्रम चलाए हैं। बहुत सी समावेशी शिक्षा का काम है कि उन सारे कार्यक्रमों को इंक्लूड करना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सभी को, यानी जो संविधान ने जो बहुत सारे नीतियां, कानून शिक्षा के प्रति चलाए हैं, तो उन सभी को इंक्लूड करना। अब जैसे हमारा आता है पहला शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में, यानी 1986 में भारत सरकार ने 1986 में सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए, सभी को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। तो इसमें है राष्ट्रीय नीति। इसमें 1986 में जो राष्ट्रीय नीति में जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें ये कह दिया था सभी को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, जिससे कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। यानी घर घर जाकर पता लगाओ कि कौन शिक्षा से वंचित रह गया है, उसको भी लेकर आओ। यानी सभी को पढ़ाना है, हमें सभी को शिक्षित करना है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो हमें इस कार्यक्रम में तो कोई भी बालक इससे बचता नहीं है।
अब इसमें आता है हमारा, अगला आता है शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु कार्यक्रम। अगला आता है हमारा शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु कार्यक्रम 1985, यानी 1985 में संविधान द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था, यानी ये नीति लागू की थी कि सार्वभौमिक यानी सभी जगह, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मैंने आपको भी बताया था, गांव-गांव में, बस्तियों में जाकर, यानी बस्तियों में, गांव-गांव में, धाड़ी-धाड़ी, यानी हर मोहल्ले में जाकर ये पता लगाना है और सभी को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है, यानी सभी को शिक्षा पहुंचाई जाए किसी भी तरीके से। वो शिक्षा का काम है कि हमें किस तरह से इस बच्चे तक शिक्षा का प्रचार करना है, यानी प्रसार करना है। तो 1985 में सार्वभौमिक हेतु कार्यक्रम चलाया था उन्होंने कि सभी जगह की कोई भी जगह छूटने ना पाए और वहाँ पर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। सभी बच्चों को लेकर आइए, सभी को लेकर आइए, सभी को पढ़ाइए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। अब उसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट हमारा आता है अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना, यानी अशक्त तो आपको पता ही है, यानी अशक्त बच्चों के लिए जो असमर्थ हैं, जो स्वयं पर डिपेंड नहीं है, जो दूसरों पर डिपेंड है, यानी जो दूसरों पर निर्भर हैं, यानी वो अपना कार्य खुद नहीं कर सकते, जब दूसरा उनकी हेल्प करता है तभी वो अपना कार्य कर सकते हैं, यानी वो दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड है, यानी अशक्त बच्चों के लिए। तो हमें वहाँ भी शिक्षा पहुँचानी है कि अशक्त यानी असमर्थ बच्चे, जैसे विकलांग हैं, दिव्यांग, अक्षम, मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे, अक्षम, अशक्त, तो इन सभी के लिए समन्वित शिक्षा की योजना का कार्यक्रम भी चलाया गया है कि इनको शिक्षा किस प्रकार पहुंचाई जाए। तो इनको शिक्षा दी जाए किसी भी तरीके से, कैसे भी इन तक शिक्षा पहुंचाना एक शिक्षक का ही काम है कि इन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, तो जिससे सभी को शिक्षा पहुंच सके, सभी के पास शिक्षा जा सके और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो इनका भी जरूरी है। अब ये अगर उनको हम शिक्षा नहीं देंगे, यदि हम इनको शिक्षा नहीं देंगे, यानी वो अपंग बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से पूरे विकलांग हैं, यानी दिव्यांग, तो उनका पैर काम नहीं कर सकता, तो वो चल नहीं सकते, बेचारे बिस्तर पे रहते हैं किसी भी तरह से, तो उनके लिए भी हमें शिक्षा, जिससे वो भी शिक्षित हो, जिससे वो भी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ कर सके। यदि नहीं तो वो बिल्कुल अनपढ़ रह जाएंगे, फिर उनका लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष योगदान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए हमें अशक्त बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए किसी भी तरीके से कि उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सर्व शिक्षा अभियान 2002। ये भी हमारा चला था, यानी संविधान द्वारा, सरकार द्वारा ये कानून भी बनाया गया था। सन 2002 में क्या हुआ था कि 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 साल से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कर दी थी। ये तो आपको पता ही होगा कि शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कर दी थी कि उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं, तो बेचारे वो फीस कहाँ से देंगे, उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है ठीक से, तो वो फीस की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कर दी थी और उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी थी कि आपको अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी है, निःशुल्क कर दी थी। और विद्यालय में या स्कूलों में उनके लिए किताबें और उनके कपड़े वगैरह सभी कुछ उनके लिए फ्री कर दिया गया था कि आपको अब तो जाएंगे पढ़ने, जब उनको सब कुछ फ्री कर दिया कि अब तो ये बच्चे आएंगे पढ़ने, और उनको भोजन की भी व्यवस्था कर दी। और देखो अभी भी कहीं पे है ये सरकारी स्कूल वगैरह, वहाँ पे अल्पाहार दिया जाता है, रेस्ट में बच्चों को रेस्ट में अल्पाहार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ अधिकतर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे जाते हैं
फिर उनको अल्पाहार की व्यवस्था वहाँ की जाती है। और कुछ सरकारी स्कूलों में मैंने देखा साइकिल की भी व्यवस्था थी। जो बच्चे दूर से आते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए साइकिल भी दी थी कि मतलब तुम साइकिल से आया करो, जिससे कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। सभी को शिक्षा अनिवार्य है। तो इस तरह से 2002 में ये कानून लागू किया गया था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्ण रूप से अनिवार्य है। सभी को शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई भी बच्चा इससे छूटेगा नहीं। और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी कि जिससे कोई बच्चा इससे छूटे नहीं और सभी को शिक्षा लेनी जरूरी है। तो ये हमारा हो गया अगला पॉइंट। अब हमारा आता है समावेशी के लिए क्रियात्मक योजना। समावेशी के लिए क्रियात्मक योजना, इसमें क्या आता है, हमारा योजनाएं चलाई गई हैं, यानी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं सामान्य और विशिष्ट बच्चों के लिए, यानी समावेशी के लिए क्रियात्मक योजना। यानी क्रियात्मक योजना जो सरकार ने सामान्य और विशिष्ट बच्चों के लिए जो योजना चलाई गई थी, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाने की योजना चलाई गई थी कि जिससे किसी के मन में कोई भेदभाव ना आए। जब विशिष्ट बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ भी हम एक साथ शिक्षा ग्रहण कराएंगे तो उनके मन में कोई भेदभाव ही नहीं होगा। क्योंकि विशिष्ट बच्चों में तो मैंने आपको बताया सभी बच्चे आ जाते हैं, अपंग हैं, उसमें अक्षम है, जिनमें कोई क्षमता नहीं है सीखने की, ठीक प्रकार से जो सीख नहीं सकते, अक्षम है, दिव्यांग है, मंदबुद्धि है, मानसिक मंदबुद्धि है, इस तरह के बच्चों और को हम सामान्य बच्चों के साथ जब समावेशी शिक्षा में उनको एक साथ जब हम शिक्षा ग्रहण करवाते हैं तो उनके मन में उन बच्चों, सामान्य बच्चों के प्रति कोई भेदभाव नहीं आएगा। और यदि हम उन बच्चों को नेगलेक्ट कर दें कि आप नहीं सीख सकते, आप अलग बैठिए, तो उन बच्चों के मन में कितनी हीन भावना आएगी। तो ये गलत है ना। तो ये शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षक के लिए तो सभी बच्चे समान हैं, चाहे वो कैसे भी हो। और यदि अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो शिक्षक को तो सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। सभी बच्चे समान हैं, चाहे वो बच्चे अब इसमें आते हैं, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो वही होते हैं, यानी विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, वो समावेशी शिक्षा में आता है। तो इसलिए शिक्षक का ये प्रमुख कर्तव्य है कि हमें समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया जाए, उनकी रुचिपूर्ण विषयों का प्रबंध किया जाए, इनका कि उसकी किस चीज़ में रुचि है, रुचिपूर्ण पुस्तकों की व्यवस्था की जाए और उनकी हर बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चा ठीक से देख नहीं पाता, यानी दृष्टिबाधित है या श्रवणबाधित है, यानी जो ठीक से सुन नहीं पाता, दृष्टिबाधित जो ठीक से देख नहीं पाता, तो उसको आगे बिठाना जाए कि आपको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उसका भी, इन सभी बातों को शिक्षक को ही ध्यान रखना चाहिए। जो दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है या वाक दोष है उसके अंदर, यानी बोलने की क्षमता नहीं है, यानी वो ठीक से बोल नहीं पाता, जो बोलने में अक्षम है, बोलना तो चाहता है लेकिन शुद्ध बोल नहीं पाता, तो ये आ गया हमारा वाक दोष। अस्थिबाधित, यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं, तो उनके साथ, सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे किसी प्रकार का कोई, उन बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और कोई बाधा नहीं आनी चाहिए कि जिससे वो शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ हो। उनको सभी साधनों की व्यवस्था कराना एक शिक्षक का ही परम धर्म है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये समाप्त हुआ, समावेशन का महत्व। अब हम कल आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।